बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि परवेज़ इलाही को बिलाखिर रिहाई मिल जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने परवेज़ इलाही की रिहाई के हवाले से एलामिया जारी किया और बताया कि अदालती हुक्म पर परवेज़ इलाही को रिहा कर दिया गया है। लेकिन रिहाई मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और बताया गया कि परवेज़ इलाही को थाना CTD ने गिरफ्तार किया। इससे कबल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहरीरी गिरफ्तारी का जो ऑर्डर था उसको मुअत्तल करते हुए इस ऑर्डर को रिहा करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हिदायत दी थी कि परवेज़ इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तमाम तर मामले पर आज हम सबसे पहले जो एक्सपर्ट्स के लिए सवाल रख रहे हैं इस तमाम तर मामले पर होगा। लेकिन अभी हमारे नुमाइंदा हैं इफ्तिखार चौधरी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपने चूँकि ये खबर सबसे पहले ब्रेक की और वीडियो भी परवेज़ इलाही साहब जब गाड़ी में थे, तो आप अपडेट कीजिएगा क्योंकि आप वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। तो एक दफ़ा रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी क्यों हुई? जी बिल्कुल, ये इनके वकील पहले आए, अब्दुर्रज़ाक साहब परवेज़ इलाही के वकील अपने कुछ वकला साथियों के साथ, तो उन्होंने रूबकार की तमील करवाई IG ऑफिस में, जिसके बाद परवेज़ इलाही को रहा किया गया। जो ही वो उनको रहाई मिली और वो अब्दुर्रज़ाक वकील अपने जो है उनके साथ गाड़ी में रवाना हुए, तो थोड़ी देर बाद पुलिस की मूवमेंट, गैर मामूली मूवमेंट शुरू हुई। तो ये बताया गया कि जी इनको सिक्योरिटी हिसार में लिया गया है, जबकि हम ये खबर उस वक्त हमें तस्दीक हो चुकी थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने ये एक बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की कि उनको उनके वकील के साथ अदालती हुक्म के मुताबिक रहा करके रवाना कर दिया गया है। लेकिन अगले ही लम्हे उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पुलिस ने फिर तस्दीक की कि इनको इस साल 2023 में मुकदमा नंबर 3 है थाना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज है परवेज़ इलाही के खिलाफ, उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, तो आपकी उनके वकील से बातचीत हो सकी? एक दफ़ा जब रिहाई का हुक्म आ गया तो फिर क्यों गिरफ्तारी हुई? जी उनके किस कानून के तहत? जी बेसिकली जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था, जो हमने उसका मुताला किया, उसमें ये था कि एक तो इनका 3 MPO का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का एग्जेक्टिव ऑर्डर था, इंतजामी हुक्मनामा था, उसको सस्पेंड किया और साथ ये भी लिखा कि अगर ये इस्लामाबाद पुलिस को किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो इनको रहा कर दिया जाए। तो हमारी इस दौरान इसी पॉइंट के ऊपर, जबकि अभी इनको रहा नहीं किया गया था, रहाई के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई थी, दिन 2 बजे इस्लामाबाद पुलिस के एक नहायत सीनियर ऑफिसर के साथ बात हुई थी। उन्होंने आखिरकार हमें बताया कि चूँकि परवेज़ इलाही के खिलाफ पिछले 3-4 माह में सिर्फ परवेज़ इलाही नहीं बल्कि PTI के दीगर कारकुनों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं, और हमें फिलहाल तो ये इल्म नहीं, लेकिन हमने रिपोर्ट मंगवाई हुई है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी, एक जानब वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे और दूसरी जानब उनका कहना ये था कि अभी हमने मीडिया के जरिए हमें हाई कोर्ट के फैसले का पता चला है, और ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक जब तक किसी भी अदालत की तरफ से सर्टिफाइड मुसद्दका नकूल पुलिस को किसी मुलजिम की रिहाई के बारे में नहीं फराहम की जाती, तो पुलिस पाबंद है कि उस वक्त तक उसको रहा नहीं कर सकती। तो हम उस रिटन ऑर्डर का भी इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान फिर वो इनके वकील वहाँ पहुंचे और पुलिस ने ये बताया कि इनको हमने थाना CTD के मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया। सही है जी, मतलब पहले एक रिटन ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद फिर थाना CTD में उनको ज़ाहिर है उसके गिरफ्तारी दोबारा जो अमल में लाई गई परवेज़ इलाही साहब की। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आमिर इलियास राना साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आमिर ज़िया साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास आज के पैनल का हिस्सा है। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आप अभी नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ इफ्तिखार चौधरी को भी सुन रहे थे और वो वहाँ पर मौजूद भी थे जिस तरह से दोबारा उनकी जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई परवेज़ इलाही साहब की। तो आपके ख्याल में मुतअद्दिद बार रिहाई के बाद गिरफ्तारी असल में रिहाई में रुकावट है क्या? सबसे पहले तो इफ्तिखार चौधरी की तारीफ़ करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने सबसे पहले ख़बर ब्रेक की, और राना साहब को भी मुबारक देना चाहूँगा बतौर कप्तान उनके।
बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। उस वक्त तक कुछ चैनल्स पे तो कुछ और ही चल रहा था। अब आप गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, जब वो मैंने इनिशियल रिस्पांस देखा इस्लामाबाद पुलिस का तो उन्होंने कहा जी हमने तो रिहा कर दिया गया, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि जैसे लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस उठा के ले गई थी, शायद इस्लामाबाद से पंजाब पुलिस उठा के ले आए या लाहौर पुलिस उठा के ले आए। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार भी वो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में किया गया। जिस चौधरी परवेज़ इलाही को मैं जानता हूँ वो तो इंतहाई वज़ादार शख्सियत हमेशा से, और नून लीग वाले भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि जब वो मुश्किल में थी बहुत ज़्यादा नून लीग, और ये नून लीग में नहीं भी थे, तो इन्होंने बहुत उनके साथ ताउन किया। और मेरी ज़ाती इतला के मुताबिक एक अभी रिसेंटली बड़े इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे पीडीएम गवर्नमेंट में नून लीग के, वो भी पसे पर्दा ये कोशिश कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब की मुश्किलात आसान हो जाएं, लेकिन वो ज़ाहिर है वो आसान हो नहीं सकती। बड़ा मुश्किल है कि उनको मुश्किलात को आसान कर दिया जाए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को जो सज़ा मिल रही है वो ऑब्वियसली उनके बेटे की वजह से मिल रही है जो बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि डिमांड यही है कि वो वहाँ से को मीडिया टॉक करें और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब की जान छूटेगी। इस सब से हट के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाई कोर्ट के अहकामात नहीं माने जा रहे इस दौर में, और वो गालिबन आज ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर थे पीडीएम गवर्नमेंट में, वो कह रहे थे कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये को आइन और कानून नया बनाया गया है इस मुल्क में, उसके तहत तो मैं समझता हूँ कि ये चल रहा होगा मुल्क, लेकिन जिस आइन और कानून को हम जानते हैं उसके तहत ये मुल्क कतन नहीं चल रहा। मतलब वो परवेज़ इलाही की एज और मतलब उसके बावजूद इस तरह से ये उनके साथ रवैया, मेरे ख्याल में इसको मैं कम अज़ कम अल्फाज में भी इंतहाई अफसोसनाक ही करार दे। जी आमिर साहब, अदालतों के अहकामात के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी, रुकावट क्या है आपके ख्याल में रिहाई में? हमने तो जिस दिन परवेज़ इलाही साहब के घर छापा पड़ा, जब छापे पड़े, अरेस्ट हुई, मुझे बहुत लोगों ने तनकीद की। मैंने कहा यार मैं तो आपको खबर बता रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब की सज़ा है डिच करने की। उनको चिड़ियाघर से 7 MPA दिए गए थे और उनको वज़ीर आला के एतमाद का वोट दिलवा दिया गया था, और इस वादे पे दिलवाया गया था कि आपने असम्बली नहीं तोड़नी, उन्होंने तोड़ दी, बस बात ख़त्म। उसके बाद से वो सफ़र है जो जारी है, और बिल्कुल मुनस इलाही साहब से उनकी गुफ्तगू भी कराई गई है कि वो जहाँ हैं जैसे हैं वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और तो ठीक है। ये तो कब से तैयार बैठे हैं, बताने वाले ने ये बताया, ये तैयार हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जेल के अंदर चौधरी शुजात साहब भी मिलने गए हैं, बाकी लोग भी मिले हैं, लाहौर में भी मिलते रहे हैं, आपको पता है, और कुछ छुप के नहीं लोग मिले, तो मैसेजेस भी हुए हैं, बात भी हुई है। तो ये फैसला अब इनको करना है, जो एयाज साहब ढूंढ रहे हैं ना आइन और कानून, वो हम वक्त आएगा तो बताएंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगता है वो ला, ये ला अंग्रेजी वाला नहीं है, ये अंग्रेजी वाला ला बिल्कुल नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट पंचायत पे मबनी फैसले करने जाती है, आइन और कानून पे नहीं करती। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 27 पेज का फैसला दिया है इलेक्शन कराने का। मुझे बताएं किसको जिम्मेदार ठहराया है? मतलब हम इधर उधर कहानियां कर रहे हैं कि जी ये है वो है, वहाँ आइन दस्तक दे रहा था, फैसला आपने क्या दिया जी? दस्तक दिया आपने या मतलब रास्ते खोल दिए कि आ जाओ जनाब, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, इधर से लंघ जाओ उधर से लंघ जाओ, जो मर्जी कर जाओ, कोई बात है भला? ऐसे होता है, या तो आप भड़क ना मारें, आप भड़क मारें तो फिर उस पर फैसले करें, नहीं करते तो फिर ये हो रहा है। अब आप आज भी परवेज़ इलाही साहब के लिए लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया हुआ है कि जी उनको पेश करें। अब हम सुबह देखेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर क्या, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बज़ाहिर यही कह रहे होते हैं कि हाई कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, वो उसको अपनी जुरिस्डिक्शन में इंप्लीमेंट करा सकती है, इसलिए हाई कोर्ट से है, वरना सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आना चाहिए ना, सुओ मोटो करा लें। वो परवेज़ इलाही साहब की तो पहले भी एक मुबैना तौर पे वो टॉक शॉक चली हुई है उसके अंदर, कि वो बड़े फ्रैंक टॉक चली है उसके अंदर, वज़ादारी में चली है, गपशप में चली है, नहीं मैं आ रहे हैं वो आपको और हमने सबने सुनी है, वो टीवी पे भी चली है। जी इशू समझने की बात है कि बड़ी खुल के है।
आर्मी चीफ जब बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्टों से बातचीत कर रहे हैं तो कोर कमांडर्स भी ट्रेडर्स से बातचीत शुरू कर चुके हैं, ठीक है। वो भी उन्हें बता रहे हैं कि अच्छी खबरें आने वाली हैं और इसी तरफ जाएं, ये हड़ताल शड़ताल से हल नहीं होना चुके, डॉलर आने हैं आपको और हमें उन डॉलरों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम तो आस पे डबल नोट भी कराते हैं, यहाँ डबल शाह भी होते हैं, यहाँ सोना भी डबल होता है, हर दफा बसों के अंदर वो पैसे डबल करा के पूरी बस लूट के ले जाते हैं और हम लूटने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें और आपको कभी तो अच्छी खबर के लिए और सच्ची खबर के लिए मानना चाहिए। कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं, बिल्कुल जी, 9 सितंबर को शायद आमिर साहब आप तो हालात वाकई ये हो गए, दिन पहले ये बात कही थी कि अल्लाह करे कि आ ही जाएं। जी, अब हालात यही हो गए कि शिद्दत से इंतजार है कि अच्छी खबरें आएं। लेकिन दुआ इस पे यही कहा जा सकता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जी आमिर ज़िया साहब, ले आओ सारा सी कर लांगे। आमिर ज़िया साहब, इशू क्या है? मुतअद्दिद बार जब ऑर्डर आया अदालत के, फिर उसके बाद गिरफ्तारी, वजह क्या आपके ख्याल में? ये बड़ी आमिर इलियास राना साहब ने मेरे ख्याल में रोशनी डाल दी है, वजह भी इन्होंने बयान कर दी है। लेकिन वो जो एयाज खान साहब ने कहा ना कि अफसोसनाक सूरत हाल है, उसमें एक लफ्ज़ को और इजाफा करूंगा कि तशवीशनाक भी है कि जब अदालतें इस तरह के फैसले करती हैं लोगों को छोड़ने के और उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता और उनकी बात को उड़ा दिया जाता है, तो ये हम सब के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या हमें ये समझना चाहिए कि जो माजी रहा है परवेज़ इलाही साहब का, बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान हैं और जिस इल्ज़ाम के तहत अब दोबारा पकड़ा गया इंसदाद दहशत गर्दी का, ये तो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ है। वो यूँ है कि जिस मुल्क ने वाकई दहशत गर्दी के आसेब का सामना किया हो, हमने उस तकलीफ का मुकाबला किया हो, उसमें आप जब इस तरह के लोगों को दहशत गर्दी के मुकदमात में मुलव्वस करेंगे, ये फिर होता है कि जो आपका जेन्युइन केस है ना दहशत गर्दी के खिलाफ, वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो वहाँ पर उन्हीं लोगों को होना चाहिए कि जिनका ताल्लुक मतलब है TTP से हो, अलकायदा से हो, या वाकई जो मुल्क में खुद कुछ धमाके कर रहे हैं सियासी कैदियों, और वो भी कि जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे रहे हैं, उनके कोई इनकलाबी की तारीख नहीं है परवेज़ इलाही साहब की। इन्होंने हमेशा बड़ा मियाना रवि के साथ काम किया, लोग कहते हैं वज़ादारी के साथ काम किया, सियासी मुखालफिन के साथ भी उन्होंने कोई, मेरे ख्याल में जो मैं सुनता रहा हूँ जो पंजाब के दोस्तों से अपने, कि उनका कोई ऐसा वो नहीं होता था कि शिद्दत पसंदाना तरीके से वो लोगों से इंतकाम। ये चीज़ें फिर एक और बात है कि उनकी उम्र का भी आपको मार्जिन देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बड़ी उम्र के शख्स ने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया हो तो उसके साथ आप नरमी बरतें या उसको इस वजह से छोड़ दें कि उसने जुर्म का इर्तिकाब किया, लेकिन तो खुदा के लिए मुकदमा तो फिर अच्छा हो ना, कि लोगों को तसल्ली हो जाए कि जो जिस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया, वो सही है। तो यहाँ पर जो है ये अपने आप को जो है हमारे जो कहते हैं ना कि लॉ एनफोर्समेंट के पुलिस हो गई, दीगर जो लोग इस पर अमल दरामद करते हैं, अपने आप को मुतनाज़ा बनाते हैं। फिर मैं एक और चीज़ अर्ज करूँ कि इस वक्त फोकस जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, वो मईशत की बहाली के लिए, जो बड़ा खुशाइन बात है। और कराची में परसों में, फिर आज भी एक मीटिंग हुई है कराची में, जो कि फर्स्ट ईयर के जो DGs थे और कोर कमांडर कराची थे, उन्होंने बिजनेसमैन के साथ उस मीटिंग में शरीक हुए। तो इस वक्त फोकस सारा का सारा है मईशत, और मईशत को ठीक करने के लिए जो सबसे अहम शर्त होती है, एक बड़ी मैं समझता हूँ जरूरत है, वो है कि जो सियासी हिद्दत है उसमें कमी लाई जाए। जो विजन है कि जी आप एतमाद बहाल करना है लोगों को, बजाय इसके कि इस वक्त मईशत पे बात कर रहे होते हैं, गिरफ्तारी पे बात करें। आप सोचें ना कि अगर हम इस वक्त ये बात कर रहे होते कि जी 25 बिलियन जो है वो सऊदी अरब से वादा किया गया है, UAE से कोशिश की जाए और जी कुवैत का एक कोशिश की जाएगी, यानी कि $100 अरब की बात हो रही है ना कि किसी तरह से इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो आप इस तरह के, क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बाद में ठीक होते हैं, पहले सेंटिमेंट ठीक होता है। तो सेंटिमेंट जो होता है वो जब जहाँ जिस मुल्क में महाजराई हो रही होगी, सियासी हिद्दत में इजाफा होगा, वहाँ पे दुरुस्त नहीं होता। जो खुशाइन बात है कि जी स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हो, लोग तालियां बजाएंगे और ये उन्होंने वादा किया है, जो मतलब है कि यहाँ पे बदनवानी है उसके ऊपर एक जेन्युइन क्रैकडाउन हो रहा हो और अक्रॉस द बोर्ड हो रहा हो, तो खुश होंगे। बिजनेस, मेरी आज कई बिजनेसमैन से बात हुई तो उनमें एक ऑप्टिमिज्म है। इस तरह की जब चीजें हो रही हो तो हमारा खुद ब खुद एजेंडा, न्यूज एजेंडा बदल जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। हाँ आमिर साहब, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें ना, मतलब हम यही बात करें ना, अदालतों के फैसले हैं और उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो एक आम आदमी जो पहले ऑलरेडी सफ़र हो रहा है, जो सियासी अदम इस्तेकाम से जो मौशी अदम इस्तेकाम आया है, तो वो उसका तो इदारों पर वैसे ही, और ख़ास तौर पर इंसाफ पर एतमाद, ये बड़ा एक सवालिया निशान है इस पर। फैसल साहब, आपके ख्याल में परवेज़ इलाही साहब की रिहाई में रुकावट क्या है जो बार बार उनको रिहा करके गिरफ्तार किया जा रहा है? देखिए, जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि जिस आइन और कानून को वो जानते हैं उसके मुताबिक जो है मुल्क नहीं चल रहा, मैं बहुत ही
माजरत के साथ, एहतराम के साथ कहूँगा, शायद वो अमेरिका के या फ्रांस के आइन की बात कर रहे होंगे। हम तो बचपन से जिस आइन और कानून को देखते हुए आ रहे हैं 100% उसी के मुताबिक मुल्क चल रहा है, बल्कि कम चल रहा है, ज़्यादा चलता रहा है माजी में। तो ये तो ऐसी है, $70 अरब आने वाले, आप उसको सेलिब्रेट करने की तैयारी करें। इन मारूजी मामलात में हमें तो लजना भी नहीं चाहिए। जिनके काम में वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में दिख रहे हैं। देखिए बात, लेकिन इन तमाम बातों से कतई नज़र इसमें कोई शक की बात नहीं कि परवेज़ इलाही साहब ने बच्चे की मोहब्बत में या तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में जो है वो एक लाजवाल दास्तान तो वफा की जो है वो तारीख में रकम कर दी है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो जिन साहब के लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वफादारी की आखिरी हद को भी वो क्रॉस कर चुके हैं, उनके पास वफादारों का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जो लोग उनके साथ 22-22 साल तक खड़े रहे, लम्हे भर में उन्होंने जो है वो उनसे आंखें जो है फेल ली हैं। ये ना हो कि जब वक्त तब्दील हो तो परवेज़ इलाही साहब के साथ भी वही हो जो तहरीक इंसाफ के सरबराह के दीगर करीबी साथियों के साथ, वफादार साथियों के साथ, पुराने साथियों के साथ, जिन्होंने उन पर अरबों रुपए की फंडिंग की, उनके साथ हुआ था। तो कुर्बानी देने से पहले ये भी देख लेना चाहिए जिसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं वो है कौन, उसका रिजल्ट क्या आएगा, मकसद क्या है कुर्बानी देने का, कौन सा इतना अजीम मकसद है जिसके लिए आप इतनी कुर्बानी दे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो अपनी उम्र में, बुजुर्गी में वो आखिरी हद तक चले गए। और जो मजबूत लोग थे, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, दिन में 2-2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो ऐसे मुंह के फायर किया करते थे, वो तो चंद घंटे की गिरफ्तारी में जो है ना उन्होंने जो हथियार डाल के जो है ना माफी नामे जमा करवा दिए थे और ऐलान लाताल्लुकी कर दिया था। इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन वो जो कुर्बानी जो दे रहे हैं, देख लीजिएगा कि एक तो मकसद क्या है जिसके लिए दे रहे हैं, और जिनके लिए दे रहे हैं उनको भी देख लीजिए, उनको इस तरह की वफादारों के साथ उन्होंने क्या किया, ये ना हो कल उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हो जाए। सही। इलियास साहब, आपके ख्याल में परवेज़ इलाही की रिहाई में असल रुकावट क्या है? देखिए, परवेज़ इलाही साहब जो हैं अभी तक डटे हुए हैं अपनी, यानी कि पीटीआई के साथ ही हैं, और इन्होंने अभी तक जो है उनके अपने बेटे के साथ जिस तरह कहा था कि पार्टी में रहेंगे, अभी तक जो उनका बेटा है वो इस मसले में ना उनके साथ है। वो इस बारे में हमेशा उनको कहता रहा कि आपने पार्टी नहीं छोड़नी, और इस वजह से वो सारा, क्योंकि वो तो खुद बाहर चले गए, लेकिन अभी परवेज़ इलाही साहब उसी डटे हुए हैं इसी बात पर। तो जाहिर है जब तक उनके वो कोई बयान शान इस तरह की बात नहीं आती तो केसेस तो उनके लिए बेशुमार तैयार हैं। वो एक केस से निकलेंगे तो दूसरे केस में। अब ये देखने के सुबह हाई कोर्ट ने बुलवाया है कि उनको लेके आएँ, तो इस्लामाबाद पुलिस क्या करती है, कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करती है, उनको लेके जाती है कि क्यों नहीं। बेसिकली मसला आ जाएगा जुरिडिक्शन का, क्योंकि वो इस्लामाबाद का एक फेडरल का एरिया और ये पंजाब का इलाका है, तो इसमें ये देखना है कि उनको लेके आते कि नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में भी 3 MPO का जो है वो भी मनसूख हो गया था उनका सारा। तो ये तमाम जो सूरत हाल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के एक मसला था कि नैब के सारे केसेस वगैरह उन्होंने करके रिहाई का हुक्म दे दिया था उस दिन लाहौर हाई कोर्ट ने। तो अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो था कि क्योंकि जज साहब की ड्यूटी भी चेंज हो गई थी, अब दूसरे जज साहब थे, लेकिन उन्होंने कहा अदालत का जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद होगा। तो अब ये सुबह बड़ा ज़रूरी है कि देखने के किस तरह वो लेके आते हैं और रिहाई उनकी दिलाते हैं। तो ये तमाम जो सूरत आज भी देख लें, क्योंकि 3 MPO का उधर से भी हुआ तो रिहाई मिली और फिर दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये जब सूरत हाल है, क्योंकि जब ये डट गए, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ना वो कहते हैं कि इतनी जेल काट ली है तो अब वो डट के मुकाबला करेंगे। तो जाहिर है अभी तक वो डटे हुए हैं, और सूरत हाल है या उनके बेटे की जानब से कोई ग्रीन सिग्नल आता है या कोई इस तरह करते हैं, तो ये सारी सूरत हाल इसी पर डटी हुई है, क्योंकि गेम इधर डेडलॉक हुआ है। जब तक डेडलॉक टूटेगा नहीं या कोई इस तरह नहीं होता दाएं से बाएं नहीं, तो उस वक्त तक मसला नहीं हल होता। डेडलॉक है या वफा है या कुछ भी है, ये तो एक अलग मैटर है भाई। ये तो सियासतदान अगर जेलों में जाते हैं उनके हाँ ये सियासत में हुस्न समझा जाता है, जैसे हम कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन असल जो मुझे लगता है एक सवाल है कि जब हम इदारों की डोमेन को क्रॉस करते हैं तो आम आदमी किस तरह से इंसाफ और आला अदलिया के जो फैसले जिनको हम अहमियत नहीं देते हैं तो वो किस तरह से एतबार करेगा। ये सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, और इसी का ख्याल होना चाहिए ताकि हम इदारों को मजबूत करें, बजाय इसके कि हम इदारों को मजबूत करें हम इदारों को मज़ीद कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, नून लीग इंतखाबात में अवाम के मुमकिन रद्द-ए-अमल से परेशान है, क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। हम सवाल ये रख रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ भी गया है तो क्या वोट बैंक मुतहर्रिक कर पाएंगे? राय लेंगे ब्रेक के बाद।
अगला इलेक्शन काम और कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ने जा रहे हैं और नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो नवाज शरीफ दोबारा आएगा। आज फिर पाकिस्तान के बड़े मसाइल, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की ज़रूरत है, नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बेहतरीन टीम है। नवाज शरीफ अपनी साबिक कारकर्दगी पर और इस पाकिस्तान की मईशत की बहाली और गरीब की रोटी की बहाली के लिए अगला इलेक्शन हम इसी पे लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी करके दिखाया है नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ फिर करके दिखाएगा। नाज़रीन, PMLN इस वक्त सियासी बेचैनी का शिकार नज़र आती है। एक तरफ इस वक्त लंदन में तो अहम क़यादत सर जोड़ कर बैठी है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा क़यादत भी मखमसे का शिकार है। पार्टी के अंदर इंतखाबी बयानियाँ अपनाने के हवाले से इख्तलाफात की खबरें हैं। नवाज शरीफ की वापसी एक बड़ा मसला बनी नज़र आती है, लेकिन बतौर जमात नून लीग के लिए सबसे अहम मसला ये है कि गुज़श्ता 1.5 साल की हुकूमत की वजह से नून लीग का वोट बैंक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसका एतराफ़ कल PMLN के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एक निजी चैनल से बात करते हुए किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में मौजूद नून लीग की क़यादत को बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवामी गुस्से का सामना है। ऐसे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी से खुद नून लीग के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल हमसे उस तरह नहीं संभली जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे। इसहाक डार वापस आए तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही सामने है। दूसरी तरफ तलाल चौधरी ने भी शिकवा करते हुए कहा कि हमने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगती है। 75 साल में पाकिस्तान में नून लीग ने सिर्फ 10 साल हुकूमत की। मेगा प्रोजेक्ट्स में आज भी तख्ती नून लीग की है। हम आइंदा इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ेंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए ये आमिर ज़िया साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि साबका दौरे हुकूमत के हवाले से नून लीग की जानिब से नाकामी और बेबसी का जो एतराफ़, जो मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, आपके ख्याल में वोट बैंक मुतासिर होगा नून लीग का? और अगर नवाज शरीफ वापस आ भी गए तो क्या वोट बैंक को मुतहरिक कर पाएंगे? पाकिस्तान में बड़ा ये अलमिया है कि जो लोग 20वीं सदी में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे, आज भी बाज़ लोग समझते हैं कि जी 21st सेंचुरी में वो हमारे लिए सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो हमने देखा है कि 90 की दहाई से लॉस्ट डेकेड था, उसमें हमने देखा कि नून लीग ने क्या किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसके बाद फिर 2008 के बाद जब असल और खालिद जमहूरियत इस मुल्क में बहाल हुई, उसका भी हमने अशर देखा कि उसके अंदर क्या कारकर्दगी रही। और फिर जो गुज़श्ता 16 माह थे वो एक लिविंग टेस्टिमनी थे कि जो सबसे तजर्बेकार टीम थी, और नवाज शरीफ साहब वहाँ से तमाम डोरियाँ हिला रहे थे। उनके समधी साहब जो थे वज़ीर ख़जाना थे, उनके इशारे पे काम हो रहा था। तो हमने देख लिया कि किस तरह से पाकिस्तान का बिल्कुल तेल निकाल दिया गया, पाकिस्तानियों का तेल निकाल दिया गया। और उसकी बड़ी वजह ये आज तो हम फर्ज करें, एक ही मैं मिसाल दूं क्योंकि ज़ाहिर है कि वक्त बहुत कम है। वो मिसाल ये कि आज जो हम सब कर रहे हैं कि जी बिजली के बिलों का, और हम लोग ये कहते हैं कि जी ये नाकाबिले, कहते हैं ना कि अब हमारे लिए बर्दाश्त हो गया इन बिलों की पेमेंट, उसका आर्किटेक्ट कौन है? ये लोग सवाल क्यों नहीं करते? ये जो पेमेंट का अजाब हम पर आया है, इसमें बुनियादी किरदार किन किन सियासी जमातों का और किन किन चेहरों का है? तो हमें पता चलेगा कि जी उसमें नून जो है पेश है। जो आप लोगों, जो इन लोगों ने नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 13 से 2018 तक के अंदर जिस तरह से बिजली घर लगाए गए और हम लोगों ने डबल की अपनी कैपेसिटी जनरेशन, और वो अलमिया ये कि आप उस बिजली को इस्तेमाल करें ना करें, आपको पैसे देने हैं और हम यही कर रहे हैं। तो 2000 ट्रिलियन की जब आप ये कर रहे हैं, तो ये तजर्बेकार हुकूमत ने ही की। और उसके बारे में मुझे याद है कि मादी में कहा जाता था कि जी इसके अंदर जो है बहुत बड़ा, अब ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ वाइट कॉलर क्राइम वो तो नहीं होते, उसको साबित तो करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि जी अगर आप 1 सेंट भी बढ़ा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करते हुए, तो उसमें आपको अरबों रुपए के जो है मुबैना तौर पे किकबैक्स मिल रहे होते हैं, कमीशन मिल रहे होते हैं। तमाम चीजें सवालिया निशान है। आज जो हमारा एनर्जी सेक्टर का पूरा मामला हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। हमारी जो बदनवानी का फ्रीत है जिसको रिलेट किया जाता है, और आप ये देखें ना कि आर्मी चीफ ने जो भी परसों बात की यहाँ पर कराची में बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा जी तमाम सियासी जमातें मोरलेस एक जैसी हैं। और मुझे याद है कि राय शरीफ भी कहा करते थे कि जी करप्शन के नेक्सस को तोड़ना है, दहशतगर्दी के नेक्सस को तोड़ना है। तो आज वही बातें जो है मौजूदा आर्मी कर रहे हैं, तो उनको भी एहसास है कि जी करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसने इस मुल्क की रगों को, हमारी कहते ताकत को निचोड़ लिया है। तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ रिलेटेड है, आ जाए। लोगों ने कहते हैं ना ट्राइड टेस्टेड एंड ऑलवेज फाउंड वांटिंग, ये जो अंग्रेजी का मुहावरा है उनके ऊपर बिल्कुल सचता है। तो वो आकर मतलब है 74 साल की उम्र में माशाल्लाह अब तो उनको रिटायर होना चाहिए। और ये वक्त है, आखिरी में जुमला कहूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नई क़यादत को लेकर आए, नए चेहरों को लेकर आए, पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए। मगर जब मैं नई की बात करता हूँ उसका मतलब ये नहीं होता कि अपने पोतों को, नवासे नवासियों को, बेटे बेटियों को, भतीजों को लेकर आए।
बल्कि मेरिट के ऊपर पाकिस्तानियों को जो लोग डिजर्व करते हैं उनकी पार्टी में यकीनन लीग का किरदार है, लेकिन शरीफ खानदान के डीएनए से मुंसलिक नहीं होना चाहिए वो। सही जी। आमिर इलियास राना साहब, बड़ी मज़े की बातें की आमिर भाई ने, और वो शाहिद खाकान अब्बासी किसी डीएनए से नहीं था और उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। और आपको पता है कि जो अटक में कायद कैद हैं उन्होंने आज तक जाननशीनी किसी को नहीं दी, क्योंकि वो कहते हैं मैं ही हूँ और बस मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं। ये है हमारी सियासत, हमें इस पे करना चाहिए। जब आप कोई काम करना चाहते हैं इस मुल्क में तरक्की के लिए, तो 2014 में धरने चढ़ा दिए जाते हैं। आपको जिसने भी सियासत करनी है उसको शॉर्ट टर्म काम करना पड़ता है, मंसूबे लगाने पड़ते हैं। जब वो 16 घंटे की लोड शेडिंग में आए तो उसने दहशतगर्दी भी देखी और ये सारे मंसूबे बना के चला के दिए। चूँकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी थी, इंटेलिजेंस एजेंसी ये कर चुकी थी कि नवाज शरीफ को निकालना है। 16 में इंडिया ने कह दिया कि जी 17 में नवाज शरीफ को कोर्ट से सजा देंगे। सारा कुछ सच हुआ और उसके बाद उस रिजीम के लोगों ने इंटरव्यूज में बात मान ली कि हाँ हमने ये किया। इस मुल्क में आप कैसे, मैं बिल्कुल शॉर्ट करके बात बता रहा हूँ, पिछले कोई तजर्बे की बात नहीं कर रहा, कि जिन लोगों ने डिलीवर किया उस दौरान भी कि उनके पीछे कहीं डॉन लीक्स चढ़ा दी, कहीं जनाब पनामा से अकामा निकाला, सब कुछ किया, मुल्क को डिलीवर उसी ने किया। इमरान खान साहब ने दर्जनों डैम्स देने के वादे किए, सियाती मकाम ढूंढने थे, हेलीकॉप्टर पे फिरते रहे। केपी में कौन सा नया सियाती मकाम बनाया, कौन से डैम दर्जनों बना के दिए, डैम फुल बनाने के अलावा, और एक वो चीफ जस्टिस भी डैम फुल बनाते रहे, सबको बैठ के जो उनके आलाकार थे। ये है पाकिस्तान का आलमिया। हमें बिल्कुल बुरा लगता है नवाज शरीफ, क्योंकि वो काम करके गया है। चेहरे फिल्मों में नए लाए जाते हैं, हीरोइन लाई जाती है, किसी का कुछ लेना देना नहीं होता। आपको तजर्बे से काम लेना होता है। जब आपने एक लाडले के साथ तजर्बा किया, मुल्क को तबाह किया, मैं बिल्कुल 16 महीने के ऊपर तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन एक सही बात यह है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क मिलके किया, तो किसी को तो बचाना है। वो रियासत बचाते हुए हमें और आपको डबो गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। कल ही मेरी शहबाज शरीफ से भी बात हुई, वो अगले 2-4 कह रहे हैं कि मैं बहरहाल 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। और मैंने रात उस पर ट्वीट भी किया कि भाई वो उसने कहा है कि मैं आ रहा हूं। अच्छा, वो आएंगे यहाँ पे तब भी कुछ नहीं होने का। नवाज शरीफ के अलावा पीएमएलएन के पास है भी कुछ नहीं, रे ऑफ होप भी वही है, और लोगों में उन्होंने अपने वोटर को लाना है। ये बात ध्यान में रख लें, उन्होंने पीटीआई के वोटर को नहीं लाना। पीटीआई के वोटर में कुव्वत और ताड़ होगी तो जाके इलेक्शन लड़े और वोट डाले। वो अपना लीडर अरेस्ट हुआ, कहां पहुंच गए सारे के सारे। वो हमारी रेड लाइन, ये बस 9 मई को एक दफा तमाशा दिखा के 25 मई पिछले साल कोई नहीं निकला था। अरे भाई, ये सारा मुल्क हमारे सामने है, यहाँ पे यहीं के लोग काम करेंगे, इंपोर्टेड लोग लाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। ठीक जी। अयाज साहब, अब एक तो पीएमएलएन को मुबारक हो, तलाल चौधरी कराची पहुंचे हुए हैं तंजीम साजी के लिए। यकीनन इससे हालात काफ़ी बेहतर होंगे इनके, टेंशन वाली बात नहीं है। वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सारी बातें वो ज़िमनी हैं और बात की हैं, नवाज शरीफ आएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। वो आमिर ज़िया साहब ने एक बात आपको बता तो दी, वो जो रिपोर्ट हुई है आर्मी चीफ के हवाले से कि सब जमातें एक जैसी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर इस बयान पे गौर किया जाए तो मुझे तो मुस्तकबिल करीब में तो इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मैं मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा हूँ, और उसमें कंटेनर पे देख रहे हैं, उसमें मुझे मुस्तकबिल भी नजर नहीं आ रहा। अब वो बातें भी हो रही हैं, $100 अरब भी आना है और $100 अरब आना है और फिर इन्हीं के हवाले करना है। अगर ये सोच है, माइंड सेट है, बहुत सी चीजें जाहिर है वो बिजनेस कम्युनिटी ने भी तो बताई होंगी ना, जो हुई है, वो जो कर रहे होते हैं अपनी जगह, वो टैक्स बचाना सारा वो अलहदा बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं हमें। बाज़ दफ़ा ना वो चीज़ें हम उस तरह से देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी हमदर्दी कहीं ना कहीं इस तरफ होती है या उस तरफ होती है। वो एक जो कारोबारी शख्स होता है ना, वो उसकी हमदर्दी सिर्फ अपने बिजनेस के साथ होती है, और उसको वो नज़र आ रहा होता है कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है या इस मुल्क में जो भी हो रहा है, वो जब ये तबादला ख्याल आगे बढ़ेगा और वाकई इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, और वो जो इस वक्त एक हाइब्रिड एक रिजीम है, एक सेटअप बना हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आराम से उठा के वो सारे जो अरबों डॉलर है वो फिर इनके हवाले कर दिए जाएंगे? अगर ये सोच मौजूद है कि ये सारे एक जैसे हैं और चीजें ठीक नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है, जो कल भी मैंने अर्ज किया था कि अगर तो वाकई सिस्टम इसी तरह से चलना है, इलेक्शंस होने हैं, तो फिर वो तो फरवरी मार्च से आगे मुझे जाते नहीं नजर आ रहे, अदरवाइज फिर मुझे इलेक्शन नजर ही नहीं आ रहा। सही है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है आपकी। नहीं, बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट है, इसमें कंफ्यूजन कहां से आ गई? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यही सवाल होगा। फैसल साहब और इलियास साहब को टेक लेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। क्या आप समझते हैं कि 16 माह की जो बैड परफॉर्मेंस थी इत्तेहादी हुकूमत, खासतौर पर नून लीग की बात कर रहे हैं, क्या नून लीग का बयानिया मुतासिर हो सकता है, और खास पर वोट बैंक के लिए जो उनका बयानिया? नून लीग के पास तो अब कोई बयानिया बचा ही नहीं है। नून लीग का जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो, वो तहरीक अदम एतमाद के साथ, कामयाबी के साथ ही इन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया। अब वो बयानिया जो है उनका हो गया। अब इनका जो बयानिया है उसको हम डिस्कस नहीं करें तो वो बेहतर है। अच्छा, फिर ये जो नून लीग को कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब इतने ज़हीन आदमी है, हर मसले का इनके पास हल है, मसाइल का इनके अलावा पाकिस्तान को कोई नहीं समझ सकता। जब इतने ज़हीन आदमी है तो जब 14 महीने इनके भाई की हुकूमत थी तो कोई मशवरा दे के हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बना लेते। वो क्या वजूहत थी, उन्होंने इस मशवरों को भी जो है अपने भाई को देना जो है वो गवारा नहीं किया। फिर जो उनके समधी इतने तम तराक के साथ आए थे और डॉलर लरज रहा है मुझसे, मेरी आमद से, और पता क्या हो रहा है, उसके बाद क्या इस मुल्क का उनके समधी ने जो है वो असर किया। इस बात को समझ लेना चाहिए कि 2013 से लेके 2018 तक आप जो भी दावे करें, जितने भी चूरन बेचें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि 2013 और 2018 का चूरन आप 2024 में बेचेंगे तो उसको किसी ने नहीं खरीदना। इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी जमात इंतखाबात से राय फरार चाहती है तो वो सिर्फ नून लीग है, क्योंकि उसको पता है नून लीग को कि इन हालात में वो इलेक्शन नहीं जीत सकती। और उसके साथ तो जो सोने पे सुहागा हो गया है वो ये हुआ है कि जो निगरान हुकूमत में महंगाई हो रही है उसकी कीमत भी नून लीग को अदा करनी पड़ रही है। लोग उसको भी नून लीग के खाते में डाल रहे हैं कि 14 महीने की कारकर्दगी की वजह से जो है इनकी आज दोबारा महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बयानिया इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। एक बिल्कुल शिकस्त खुर्दा में चारों शाने ये चित हो चुकी है नून लीग, ये तस्लीम कर लेना चाहिए। और कोशिश नून लीग की, सबसे ज्यादा नून लीग की कोशिश है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो। और सही कोशिश है मुस्लिम लीग की अपने हिसाब से। जी, एक मशवरा दिया है, वो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ होते थे, वैसे तो वक्त होता साथ ही हैं लेकिन आजकल नहीं है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते थे एक्चुअली। तो वो कह रहे हैं कि जी मोबाइल वाला बिल्कुल जी, अब मेरे ख्याल में मोबाइल कम चोरी होंगे कराची में। बस ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है ब्रिगेडियर साहब में तो उनके मशवरों पे आपको पता है सीक्रेट एक्ट आ गया है, तो जरा खाली हारिस साहब करके बात करें पे राय ना ये तो वैसे तो कराची में मोबाइल कहाँ चोरी होते हैं? चोरी तो नहीं होते। बिल्कुल जी सर, लेकिन वैसे मुझे मैं उनका जब ये स्टेटमेंट देख रही थी बड़ी हैरानी हुई। अक्सर हमारे प्रोग्राम में बैठकर जी कराची में जब वो बंदूक लाके रखता है ना सामने वाला, तो जो हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल वो आदमी जो देता ही देता है, वो इसलिए तो आपसे कह रहे हैं होती है ना, वो खुद ब खुद दे देता है। फैसल साहब, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ चोरी का खतरा ही ना हो। इलियास साहब देखिए, मियाँ साहब को तो अगर मियाँ साहब को तो चाहिए था, पार्टी के साथ यही थी कि उनकी वफा के वो बहुत पहले आ जाते आवाम के साथ, तो उन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अपना इलाज मुकम्मल होते ही और अपना इलाज मुकम्मल होते ही चले जाते ताकि वो यहाँ के अपने जो केसेस का सामना करते। तो अब अवाम उनके साथ जो हालात हैं वो उस तरह के नहीं रहे पहले वाले। अब अवाम ने जो मुश्किलात जो 16 महीने में बर्दाश्त की हैं, उससे पहले भी अवाम बर्दाश्त करती रही हैं बड़ी मुश्किलात। आप यही देख लें कि महंगाई उस दौर में भी आती रही, इस 16 महीने में भी यही सूरत हाल रही, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब आवाम तो सबसे तंग आ चुकी हुई है। तो जाहिर है सारी पार्टियों को पता है कि आवाम से उस तरह नहीं उनको मिलेगा बैंडेड जिस तरह के पहले वो चाहते थे। तो अब सूरत हाल ये है कि मियाँ साहब के आने से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा वो जो है ना, कहा जाता था कि फ़र्क पड़ेगा। अब भी उनके आने के लिए रोज़ प्लान बनते हैं। आज भी उनके प्लान बन रहे थे कि लाहौर आते हैं या इस्लामाबाद आते हैं, तो किस किस जगह जलसे होंगे। अभी तो यही प्लानिंग चल रही है। अभी तक तो पार्टी को फाल करने के लिए जो कारकुन पहले जो आ जाते थे लाहौर, जिसको कहा जाता था गढ़, उस तरह कारकुन इकट्ठे नहीं हो रहे। लेकिन ये है कि अगर दोबारा फाल करने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मरियम बीबी ने कोशिश की काफ़ी उन्होंने, तो लेकिन उनको ठीक भी हुआ और रिस्पांस मिला। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी आखिरी जलसे किए हैं, आपने देख लें। जिस तरह पहले मुस्लिम लीग का जोर होता था उस तरह वो नहीं आ रही थी कि अवाम महंगाई के हाथों बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। अब कोई भी सियासी जमात आएगी तो उसके लिए उसको उस तरह रिस्पांस नहीं मिलेगा कि जिस तरह पहले मिला करता था। लोगों को देख लें मुश्किलात माली, उनके खाने पीने की चीज़ें जो इतनी महंगी हो गई, बिजली के बिल, पेट्रोल, अब हर चीज़ जो सूरत हाल है वो डिफरेंट हो चुकी है। अवाम अगर अब भी सोच समझ के देखे कि इलेक्शन होते हैं तो सही बंदों को वोट दें। मियाँ साहब आएँ या ना आएँ,
उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क सिर्फ उनके घर के चूल्हे से पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात है। ऐसा एक ज़िमनी सवाल जाते जाते, आपको लगता है ये जो ब्रिगेडियर साहब ने, जो वज़ीर दाखिला सिंध है, उन्होंने जो मशवरा दिया है, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो जाएगा? मोबाइल स्नैचिंग के बहुत वाक़यात होते हैं कराची में। ब्रिगेड साहब से मुझे इस मशवरे की उम्मीद नहीं थी। ब्रिगेड साहब इस वक्त वज़ीर हैं सिंध के, वज़ीर दाखिला हैं, उनको मेरे ख्याल कुछ एक्शन करना चाहिए, कॉमली काम करने चाहिए। पुलिस की तारीफ तो उन्होंने की एक आध बार, लेकिन पुलिस को इस काम पे लगाना चाहिए कि भाई ये रोको, ये मशवरे देने, हम लोग हैं ना मशवरे देने के लिए, हम देते रहेंगे, आप मशवरे नहीं, आपको तो नहीं, वो जब प्रोग्राम में दोबारा आएंगे मशवरे देना शुरू कर दें, अभी काम करें। बिल्कुल जी आमद, और वाकई उनको काम करना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।